हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। लक्ष्मीकांत की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थर्ड चैप्टर जो हम कर रहे थे, और अब हम लोग इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। यहीं से करना है ना हमें, इमरजेंसी प्रोविजंस, है ना? यही है ना? ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर एक डिटेल्ड इलेबोरेट तरीके से इमरजेंसी प्रोविजंस का जिक्र कर रखा है हमने कि हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, कोई भी आपातकालीन या कोई भी ऐसी स्थिति अगर आ गई तो हम कैसे उसके साथ डील कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आ गया, सुनामी आ गया, कुछ भी आ गया, ऐसा कुछ आ गया तो लगेगी इमरजेंसी। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो जनरली ये पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में होता है कि जब एक जगह की, एक पूरे देश की व्यवस्था चरमरा जाए, पॉलिटिकल व्यवस्था, तब जाके किसी को कमान संभालनी पड़ती है। अब ये सेनापति कौन है? ये सेनापति कौन है? ये सेनापति है प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बहुत डिटेल प्रोसीजर में बात कर रखी है कि किस प्रकार से जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए तो राष्ट्रपति उसके साथ डील करने के लिए उसके पास कुछ पावर है, जिसको हम लोग कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है। अब संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ को डाला क्यों? उन्होंने इस चीज़ को इस रैशनैलिटी के साथ डाला, इस इमरजेंसी प्रोविजंस को, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति आ पड़ी। जैसे हम एक एग्जांपल मान लेते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगती है जब एक देश का यानी कि एक मतलब जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, हमारी कंट्री का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाए, मान लो नेशनल इमरजेंसी लग गई। ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर रैशनैलिटी क्या है इसके पीछे, कि हम लोग अपनी देश की सॉवरेनिटी को सेफगार्ड कर सकें, हम लोग अपनी यूनिटी और इंटेग्रिटी को मेंटेन कर सकें, और उसके बाद हम अपनी कंट्री की सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर सकें। मुझे एक बात बता दो, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पावर किसके हाथ में चली जाती है कि सारी की सारी? किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ऐसा बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरी पावर चली जाती है। ठीक है। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरी पावर चली जाती है, आप ही कहोगे, और अच्छा इमरजेंसी के टाइम पे मुझे एक बात बता दो, क्या स्टेट लिस्ट जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है क्या? यानी कि इसमें फिर स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आप जानते हो स्टेट लिस्ट जो है 7 शेड्यूल के अंदर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, और इसके बाद कुछ रेसिडरी सब्जेक्ट्स या रेसिडरी पावर्स। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये स्टेट लिस्ट जैसा कोई फंडा एग्जिस्ट करता है क्या इमरजेंसी के टाइम पे? नहीं ना। स्टेट लिस्ट एक सेकंड, स्टेट लिस्ट के भी कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर पावर कौन बनाता है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि इसमें से भी ये, और यूनियन लिस्ट पे उस टाइम पर कौन, किसके पास होती है यूनियन लिस्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट। कंकरेंट लिस्ट किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और रेसिडरी पावर्स तो आप जानते ही हो कि वो तो कोई नया टॉपिक होता है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता ही होता है। ठीक है। यानी कि यूनियन पार्लियामेंट या कुछ भी कह लो, समझाने का एक तरीका बता रहा हूँ लेमैन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, हमने ये चीज़ क्यों कर रखी है? आगे बढ़ने से पहले ये समझो कि इमरजेंसी के टाइम पर सारी की सारी पावर, जब इमरजेंसी वाले चैप्टर करेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें, और एनसीईआरटीज़ में और पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी दिक्कत नहीं आएगी कि इंदिरा गांधी को जैसे क्रिटिसाइज़ करा जाता था वो करके। तो भैया वो इंदिरा गांधी की दिक्कत नहीं थी। चलो ठीक है, मैंने माना इमरजेंसी के टाइम पर उन्होंने और उनकी सरकार ने बहुत कुछ कर्मकांड करे थे, लेकिन फिर भी ये चीज़ तो संविधान निर्माताओं ने दी है ना, कि सारी पावर जो होती है वो फिर उस टाइम पर, आप जानते हो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, हमने एक प्रोविजन पढ़ा था इसके अंदर। ये सेलेंट फीचर्स आपको कंठस्थ तरीके से याद होने चाहिए, सारे के सारे, वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट। जहाँ कॉमा लगा है आपको कॉमा भी याद होना चाहिए कि कॉमा कहाँ लगा है, लक्ष्मीकांत के कौन से पेज पर कहाँ कॉमा लगा हुआ था उस पैराग्राफ में। इतना कंठस्थ याद करना है इस चैप्टर को। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इसके पास क्यों पावर चली जाती है? राज्य सरकारों से पावर क्यों ले ली जाती है? वो इसलिए, देखो इसका एक रैशनल समझने की कोशिश करो। किसी भी मुद्दे पे इमरजेंसी लगी हुई है, किसी भी मुद्दे पे। ठीक है। अब क्या होता है, मान लो कि सबसे गंभीर मुद्दा है वॉर हो गया, जो कि 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है। ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं। एक और बात मैं बता दूं आपको अगर पता ना हो तो, एक होता है सिविल वॉर, एक होता है वॉर, एक होता है आर्म्ड रेबेलियन, और एक होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये सारी चीज़ें अंदरूनी होती हैं। सिविल वॉर विद इन द देश, आर्म्ड रेबेलियन विद इन द देश, इंटरनल डिस्टर्बेंस विद इन द देश। वॉर होता है बिटवीन 2 कंट्रीज, मिनिमम 2 कंट्रीज। वॉर जैसी सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी लगानी पड़ी। अब क्या होता है, इमरजेंसी जब लगानी पड़ी, मुझे एक बात बताओ, स्टेट गवर्नमेंट
और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर साथ में बिठाकर बात करने लगेंगे तो इतना टाइम है क्या हमारे पास शैली, इतना टाइम है कि इन पे आपसी समझौता मतलब वो कर पड़े हो सके, नहीं ना। अब मान लो यहाँ पर बीजेपी है सेंट्रल में और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कांग्रेस है, कांग्रेस वाले कभी भी मतलब टेबल पे बैठ के आराम से बात करने देंगे क्या वॉर जैसी सिचुएशन में? इतना टाइम है क्या कि कांग्रेस वालों को मना पाओगे? वो तो क्या चाहेंगे, बल्कि इनकी बदनामी हो, इनकी सरकार गिर जाए। वो तो सरकार गिरवाने के चक्कर में देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। संविधान निर्माता इस चीज़ से बहुत अच्छे से रूबरू थे, उन्होंने ये गलती नहीं करी। उन्होंने कहा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वैसे फेडरल है, हमने एक पढ़ा था, फेडरल है, वैसे तो फेडरल है, लेकिन कुछ आपातकालीन जैसी स्थिति में, ठीक है, वो यूनिटरी हो जाएगा। यानी कि उसका बाइसनेस जो है ना, जो फेवरेटिज्म है, वो यूनिटरी है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से किसी भी ऐसी स्थिति में क्विक डिसीजंस ले सके। क्विक डिसीजंस इन फॉर्म ऑफ, जैसे यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। और इसलिए फिर इसको कई बार क्रिटिसाइज भी करा जाता है कि फेडरल क्यों कहते हो, फिर इसको कॉसी फेडरल कहो, बारगेनिंग फेडरलिज्म कहो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहो, क्योंकि फेडरेशन तो है लेकिन उसकी टेंडेंसी तो है वो तो सेंट्रलाइजिंग है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है मेन। तो फिर उसके बाद तो भैया वो देनी पड़ी पावर, क्या मतलब देनी पड़ी। अब मैंने आपको इतना लॉजिकल एग्जांपल समझाया, यहाँ पर ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग नहीं मेंटेन कर सकते स्टेटलेस और वो करके, क्योंकि वो तो फिर अपोजिशन की सरकारें तो मतलब वो उनको तो कुछ पता चला लेना देना ही ना हो कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पता चला देश बिखर जाए, कोई दूसरा देश कब्जा कर ले, वो तो सिर्फ ये सोचेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट गिर जाए कैसे भी करके, इनकी बदनामी हो जाए और कमिंग इलेक्शन में हम जीत जाए। ये राजनीति खेलने का टाइम नहीं होता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने ये एक वो दे दिया, एक पावर कि भैया तुम इस चीज़ से बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, इमरजेंसी तुमने लगाई नहीं और पावर सारी तुम्हारे हाथ में आई नहीं, तुम आराम से जो करना है तुम करो, क्योंकि यू आर द किंग फॉर द 5 years, यू डिसाइड इन सच सिचुएशंस, ठीक है। तो ये चीज़ सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी हमारे देश की बरकरार रहे, हमारे देश का डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इंटैक्ट रहे और संविधान की जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं वो बची रहे। ये रैशनैलिटी है इसके पीछे, ठीक है। और डील कौन कर सकता है? सेनापति कौन है ऐसी सिचुएशन के अंदर? राष्ट्रपति। अब हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी का जिक्र होता है, 3 तरह की, ठीक है। और आप जानते हो इसको 4-4 के गैप में आप पढ़ सकते हो, 352, 356 और 360। अब इसी को अगर आप अपोजिट कर दोगे ना 56, तो इसके साथ ही होता है 365। यहाँ पर देखो 56, 65, दोनों के बीच में मैं फ़र्क बताऊंगा, डोंट वरी, ये आप पूरा आपको याद हो जाएगा। फिर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में और मज़े से समझ पाओगे लॉजिकल चीज़। इंदिरा गांधी के टेन्योर के टाइम पर इमरजेंसी की जो उन्होंने पावर यूज़ करी या कुछ भी मतलब हरकत करी थी, आप इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। ये सारी की सारी इमरजेंसी 360 का जिक्र ज़्यादा करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन तो है, भगवान की कृपा से कभी लगी नहीं है हमारे देश में। नेशनल इमरजेंसी की सबसे पहले बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 352 में है। नेशनल इमरजेंसी लगती है ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, और वॉर मैंने आपको बताया हमेशा 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है, कंट्रीज़ के बीच में होता है, ए और बी, ठीक है। और एक्सटर्नल एग्रेशन कोई हो तो एक्सटर्नल एग्रेशन भी दूसरी कंट्री के साइड से आएगा, या आर्म्ड रेबेलियन कोई हो तो आर्म्ड रेबेलियन भिड़प जनरली हमारे देश से भी उठ सकती है, और ये भी हो सकता है कि बाहर से कोई मतलब काइंड ऑफ आतंकवाद को कोई पनावा दे रहा हो और उसका इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स हमारे देश में देखने को मिल रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है 16, कुछ देखते हैं पीछे अगर कुछ है तो मिल जाए। फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ने, जैसा कि मैंने तुम्हें बैक में पढ़ाया था, रिकॉल करो उसको, उसने रिप्लेस कर दिया था ये टर्म। ओरिजिनल टर्म था इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन मैंने बताया था ना इंटरनल डिस्टर्बेंस, वहाँ पर एक डिटेल में आप लोगों को बात याद है। इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या मतलब? रोड पे अगर कोई लड़ाई करने लगे तो भैया इमरजेंसी तो तुम वहाँ पर भी लगा दोगे, कहीं जाम लगा हुआ है, कहीं किसी गाड़ी फंस गई है तो तुम सोचोगे क्या कहते हैं ये लोग पता नहीं कोई दंगेबाजी मोर्चाबाजी करने आए हैं, लगा दो। इसको हमने रिप्लेस करा था, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, आर्म्ड रेबेलियन होना चाहिए। लेकिन जब तक वो, अगर आप देख रहे हो आपातकालीन की स्थिति तब तक पैदा नहीं होती, इमरजेंसी आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक आर्म्ड रेबेलियन नहीं है, यानी कि बंदूकें वगैरह का सहारा लेकर लोग सड़कों पे या फिर ऐसे कुछ स्थिति पैदा नहीं हो रही कि आर्म्स उनके पास नहीं है, बंदूकें, तलवारें, बंदूका,
कट्टा, रिवॉल्वर, ऐसी चीज़ें, ठीक है, जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी हार्म हो सकती है और पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं लेमन लैंग्वेज के अंदर, इसी को कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल को इनवाइट कौन करता है कि आके सर जी स्टेट में इमरजेंसी लगा दो? गवर्नर, उस स्टेट का गवर्नर, ठीक है। क्यों? एक ग्राउंड होता है, इसको प्लीज याद रखना, एज इट इज आपको यही लिखना है, इसके अलावा आप कोई भी इसमें किंतु परंतु नहीं कर सकते। जहां करा आपने तो आपका क्वेश्चन गया, आपका मेंस का आंसर चेक ही नहीं होगा। आर्टिकल 356 आए और ये लाइन अगर नहीं लिख कर आया या इसकी जगह कुछ और भी लिख दिया, आपका वो क्वेश्चन चेक ही नहीं होना है, 0 मार्क्स उसके अंदर। ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, गवर्नर ये बोलता है सर जी इस राज्य के अंदर ना टर्म ये है, कोर टर्म जो आपको लिखनी पड़ेगी, सर फेल हो चुकी है इस राज्य की व्यवस्था और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये वर्ड आना चाहिए, बिना इसके 0 ही मिलेंगे, आधा 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शंस दिए थे किसी भी अहम मुद्दे के ऊपर, उन डायरेक्शंस से इन राज्यों ने कंप्लाई नहीं करा है, ये राज्य फेल कर गए, तो आप आकर संभाल लो इसको। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल लगने का मतलब वहां पर क्या होता है कि कौन अब चला रहा है उस राज्य की व्यवस्था को, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये इमरजेंसी है, गवर्नर ने इनवाइट करा, प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, अब चला कौन रहा है उस राज्य को? बताओ। सेंटर। पार्लियामेंट देखो, बार बार मत बोला करो, पार्लियामेंट लॉ मेकिंग हाउस होता है, देखो फर्क जानो बोलने में अपने, पावर वहां पर चली जाती है लेकिन वो करके, लेकिन मेन जो चीज़ है। अच्छा एक बार बताओ, ऐसा करने को, तुम अंदरूनी बात तो जानते ही हो ना, ऐसा करने को बोलता कौन है? ये क्या कहते हैं, उस स्टेट के गवर्नर को या प्रेसिडेंट को ऐसा करने को बोलता कौन है? प्रेसिडेंट के पास इतना दिमाग है, वो इतनी बुद्धि है या इतनी पावर है कि वो ये लिख कर सके? बताओ, नहीं ना। ओरिजिनली कौन बोलता है बताओ? किसका हाथ होता है इन सब, पूरी ये सरकार गिराना और इन सब के पीछे, है ना? यही चीज़ है। इमरजेंसी जब देश में पहली बार लगी 1975 में 25 जुलाई को, कितनी देर की मीटिंग करी थी प्रधानमंत्री ने, इंदिरा गांधी ने? सुबह 15 मिनट किया था, 6 से 6:15 वो वाइंड अप कर दिया था। कौन थे उस टाइम पर हमारे राष्ट्रपति जब पहली बार इमरजेंसी लगी, नेशनल इमरजेंसी? शाबाश, फखरुद्दीन अली अहमद। तीसरी इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये इमरजेंसी आती है कि, अच्छा आप इसको ऐसा समझ सकते हो, एक बारी आगे बढ़ने से पहले, आर्टिकल 365 है ना, फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली फीजिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक सिर्फ समझाने का तरीका है जिससे आपको ये दिक्कत मिट जाएगी। 65 और 56 पे, 56 आप समझ के उन्होंने इन्वाइट कर दिया कि यहाँ पर मशीनरी फेल हो गई है, सरकार वगैरह कुछ काम नहीं कर रही, और ये वो करके इनके पास सपोर्ट छिन गया और वो करके गिरा दो यहाँ पर, ठीक है, और लगा दो इमरजेंसी। 65 बहुत सिंपल होता है। 65 क्या होता है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन दिया, एक एग्जाम्पल सिर्फ समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इस बात पर इमरजेंसी लग ही जाएगी, ठीक है। कोविड-19 की लहर आ गई है, मास्क पहनवाओ, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करवाओ, लॉकडाउन करवाओ, सब कुछ करवाओगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया, एक पर्टिकुलर राज्य जहाँ पर कांग्रेस रूल कर रही है, मान लो कि उन्होंने नहीं माना, उस केस में ये 365 का यूज हो सकता है। सिंपल है, समझने का तरीका सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी, उस डायरेक्शन को कंप्लाई करने से स्टेट गवर्नमेंट फेल कर गई, हम तो नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, अखड़बाजी बेफालतू की, ठीक है, कॉलर उठा के बेफालतू सेंट्रल गवर्नमेंट से तू मैं, बस लग जाएगी इमरजेंसी 365 का यूज़ करके। फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पर लगती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ थ्रेट टू द फाइनेंशियल सिस्टम या फिर स्टेट क्रेडिट ऑफ इंडिया, यानी कि पैसे वगैरह की किल्लत जब देश में बहुत भयंकर लेवल पे हो जाती है। आपने वो अटेंड कर लिया ना कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो चैप्टर 2 है, यूएसएसआर जब रशिया बन गया था, वो याद है, शॉक थेरेपी, कुछ ऐसा ही हुआ था ना वहाँ पर। रूबल करेंसी याद है वहाँ की, रूबल, मैंने बताया था उस लेक्चर के अंदर, उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई थी, और टूथब्रश और एक फ्लैट खरीदने में कोई फ़र्क नहीं था, सेम रेट के थे, है ना, ये चीज़ थी। तो यही है, ऐसी कोई इमरजेंसी हमारे देश में लगी नहीं, अच्छे अच्छे देशों में लग चुकी है जो कि दावा करते हैं अपने आप को कैपिटलिस्ट कंट्री और बहुत करोड़पति देश होने का, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाती है सुप्रीम, वो ऑल पावरफुल बन जाती है। और जो स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स का खुद का कोई रोल नहीं रह जाता, यानी कि स्टेट लिस्ट में से 7 शेड्यूल भंग हो जाता है। भंग इन द सेंस, एक कहने का तरीका है, भंग मैं कहता हूँ उसको, तो मत लिखाना कि भंग हो जाता है। 7 शेड्यूल के अंदर जो पावर डिवीजन होती है ना, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा देश फेडरल है और पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, वो एक मतलब वो नाम का रह जाता है सिर्फ, क्योंकि स्टेट्स जो होती हैं, आगे पढ़ो, टोटल कंट्रोल में चली जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। यहाँ पर हमारे देश का वही वाली बात है जो मैंने तुम्हें भंग वाली बात बताई, फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है कंट्री का, वो यूनिटरी में चेंज हो जाता है, ठीक है, यूनिटरी में चेंज हो जाता है, जो मैंने आपको अभी ऊपर 4th पॉइंट भी दिखाया उसका, है ना। लेकिन यहाँ पर कोई, जब हम फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी में चेंज कर रहे हैं, वो एक स्थिति, एक सिचुएशन के भरोसे कर रहे हैं। यानी कि जैसे ऐसा मान लो, अंकिता मेरे साथ गाड़ी में बैठी हुई है, मैं अंकिता को गाड़ी चलाने दे रहा हूँ, उसने अभी गाड़ी चलाना सीखी है, ठीक है। हाईवे पे जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं, मैंने अंकिता से बोला, अंकिता हाईवे पे नहीं चला पाओगे गाड़ी, यहाँ मेरे को चलाने दो, यहाँ मेरे को चलाने दो। अभी तक हम लोग मिल बांट के गाड़ी चला रहे थे, आधे रास्ते वो आधे रास्ते में, लेकिन पूरा जितना हाईवे होगा ना, वहाँ पर मैं गाड़ी चलाऊंगा, बिकॉज अभी अंकिता ने नई गाड़ी चलाना सीखी है और मुझे हाईवे पे चलाने की प्रैक्टिस है। इट इज़ जस्ट लाइक कि यहाँ पर कोई अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता फॉर्मल तरीके से, यहाँ पर सिर्फ एक सिचुएशन की वजह से कि मैं और अंकिता हाईवे के अंदर एंटर कर गए, इसलिए गाड़ी अभी तक वो परफेक्ट चला रही थी, मैं आराम से सो रहा था गाड़ी के अंदर, वो चला रही थी आराम से, मुझे कोई टेंशन, कोई लोड ही नहीं था। लेकिन जैसे हाईवे के अंदर एंटर करे, मैंने बोला यार अब इसकी गाड़ी की कमान अब मेरे हाथों में दे दो। सिचुएशन क्योंकि बदल गई, हाईवे का ट्रैफिक एक अलग तरीके से मूव करता है। ऐसे ही इमरजेंसी लगी है तो वहाँ पर अब देश की व्यवस्था अलग तरीके से संभालनी, तो भैया अब हम इसको बेटर संभाल सकते हैं। मैं मतलब जैसा कि हाईवे वाले केस के अंदर मैं था और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है। इस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब भी पॉलिटिकल सिस्टम का, एक तो बात याद रखना, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो अमेंडमेंट की जरूरत तो पड़ती नहीं है, किसी भी मतलब कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, सिर्फ एक डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ती है। और इस डिक्लेरेशन को देता कौन है कि अब इमरजेंसी लगने जा रही है, कौन बोलता है ये? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पीछे कौन बोलता है ये? कौन बोलता है प्रेसिडेंट को ये चीज अनाउंस करने के लिए? हाँ, कभी भी पीएम मत बोलना, हमेशा अपने कोर्स में याद रखना PM + COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है पॉलिटिकल सिस्टम का फ्रॉम फेडरल, नॉर्मल टाइम्स के अंदर आप जानते हो फेडरल होता है, ये बाद में चेंज होता है यूनिटरी में इमरजेंसी के टाइम पर। यही हमारे भारत के संविधान का एक यूनिक फीचर है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते आगे 3 टियर गवर्नमेंट पे। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन समझ गए ना, जहाँ पर पावर डिवीजन होती है सेंट्रल स्टेट के बीच में, हमें डुअल पॉलिटी प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग सेंट्रल लेवल पे ये भी कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है हमारा, क्या नाम बोलते हैं हम लोग इसको बहुत अच्छे से, बाइकैमरलिज्म है ये स्ट्रक्चर है। और पावर डिवीजन भी है हमारे बीच में, हमारे देश में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस ऐसे भी दे रखे हैं कि किस प्रकार से सेंटर और स्टेट्स तो अपने आप को, अपनी पावर्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, ये तो चलो ठीक है। लेकिन जब से 1992 में 2 अमेंडमेंट एक्ट आए थे, अब देखो मैंने कितना सिंपल कर दिया, जब चैप्टर स्टार्ट कराया था याद है, बैक से मैंने सारे अमेंडमेंट, और अभी तक मैं ही एक्सपेक्ट करता हूँ अगर आप अभी भी भूत बनकर बैठे हुए ना, तो ये तुम्हारी हरामखोरी है, तुम्हारी गलती है। ये तुम्हें कंठस्थ याद होना चाहिए कि 73rd का नाम ले रहा हूँ, वो पीछे लक्ष्मीकांत का क्लिक हो जाना चाहिए पेज आंखों के सामने कि ये पॉइंट्स थे उसके अंदर, ऐसी अंग्रेजी लिखी हुई थी और उसका मतलब ये था, ठीक है। अगर ये अभी तक याद नहीं तो अपनी प्रिपरेशन में बहुत पीछे हो, फिर भूल जाओ 2023 में अटेम्प्ट देने का, 2024 की तैयारी करना शुरू कर दो। 73rd और 74th अमेंडमेंट जब से आए 1992 में, इसकी वजह से एक तीसरी लेयर ऑफ गवर्नमेंट ऐड हो गई, जिसको हम लोग कहते हैं, लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, या लेवल को हम लोग ना पॉलिटिक्स में टीयर बोलते हैं, टीयर। इसको कहीं लोग टायर बोलते हैं, टायर नहीं होता है, इसको टीयर कहते हैं, टीयर, ठीक है। 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट ऐड हो गई, लोकल, जो कि एक प्रीलिम्स का फैक्ट है, UPPSC में कई बार पूछा जा चुका है, घटना चक्र में आपको मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आएगा और लोकसभा राज्यसभा प्रोटोकॉल के अंदर भी आएगा। ये जो फीचर है ये वर्ल्ड के किसी भी संविधान के अंदर नहीं है कि तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हम लोग बनाए। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, जो कि ना लक्ष्मीकांत आपको बताएगी, ना UPSC के किसी मटेरियल में आपको मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ऐसे बन सकता है कि इंटरव्यू में हमसे पूछा जा सकता है बीइंग अ PSIR स्टूडेंट, और जर्नली भी आ सकता है लोगों को एलिमिनेट करने के लिए। अब देखो यहाँ पर इतनी जल्दी आगे भागते नहीं है, एक मिनट का पॉज लेते हैं जरा, 2-3 मिनट का। देखो
यार मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना, अब एक नया दिमाग खोलता हूँ मैं तुम्हारा, ठीक है भाई। तारीफ तो तुमने बहुत अच्छी कर दी कि ये वर्ल्ड में किसी में उसमें नहीं है, हो हल्ला बोल के मैं ताली मार मार के इंप्रेस हो गया मैं, चलो ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एग्जिस्ट करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एग्जिस्ट करती है, मतलब सबसे पहली पॉलिटी, हमारी फर्स्ट पॉलिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है ऐसा बोलते हैं। यहां पर इसके साथ कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री हाउस है बताओ जल्दी मुझे। यानी कि ये तो एग्जीक्यूटिव है ना, ये किसके कानून को इंप्लीमेंट करती है? पार्लियामेंट। उसके बाद सेकेंड लेवल ऑफ पॉलिटी है मेरा स्टेट गवर्नमेंट। इनके लिए कौन सा हाउस होता है, कौन से घर में बैठ के कानून बनाएंगे ये लोग? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है यहीं पर, ओके। अब देखो ब्रेन ओपनिंग चीज, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भैया 1992 में तुमने लिख दिया है, वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बन गई, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज प्लस रूरल लोकल बॉडीज बन गई, ठीक है, मान लिया। पंचायत, पंचायती राज सिस्टम, म्यूनसिपैलिटीज, सब कुछ बन गया। इसके लिए कौन सा घर होता है जल्दी नाम बताओ, जहाँ इनके कानून बनते हैं? घर बताओ मुझे, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। ये कभी सोचा है ये कहाँ बैठ के कानून बनाते हैं? देखो आज आप लोग सोचोगे इसके बारे में, बताता हूँ अभी मैं पूरी बात कहानी। अभी पहले मुझे आंसर देते जाओ, क्या इसका कोई घर होता है? इनसे रिलेटेड कोई घर होता है? जैसे पार्लियामेंट से जो लॉ बनकर आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर देगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा विधान परिषद से कानून बनकर आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट लागू कर देगी। यहाँ पर ये लागू कैसे करते हैं? इनका कौन सा घर है? क्या हमने इनको कोई एक पॉलिटी स्ट्रक्चर दे रखा है? क्या बताओ, दे रखा है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा कोई घर फॉलो कर रखा है ये? यहाँ तुक्का नहीं, शैली यहाँ तुक्का नहीं लगता, यहाँ एज इट इज बात, मतलब कभी सुना है अगर कोई ऐसा हाउस तो मुझे बताओ। पार्लियामेंट, ये क्या कहते हैं, पंचायती लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर म्यूनसिपैलिटी विधानसभा, ऐसा कुछ सुना है? ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो मुझे ये बताओ, सालों फिर ये तारीफ क्यों कर रहे हैं यहाँ पर कि वर्ल्ड में ऐसा किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं? क्योंकि वो इतनी बेवकूफ़ी करते भी नहीं है। तुम जब इनको कह रहे हो कि तीसरा लेवल ऑफ, ये तीसरा टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, तो कानून बनाने के लिए घर तो दो, एक घर तो दो। अब इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। ये तारीफ नहीं है, एक तो ये ना, ये फ्रॉड है। एक कहने का तरीका बता रहा हूँ, फ्रॉड भी मत कहो इसको, ये टॉन्ट है, ठीक है? तुम अपनी बेइज्जती खुद करा रहे हो। वर्ल्ड में किसी में नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो ये तीसरा लेवल ऑफ हाउस भी बनता, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके नीचे का। अब तुम इसको कितना भी पॉइंट पे सपोर्ट कर लो, लेकिन हम सब जानते हैं कि थर्ड टीयर को आसरे रहना पड़ता है, सपोर्ट में रहना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है फॉर फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी डायरेक्टली यहाँ पर नहीं चले जाते हैं, पहले स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट वाले यहाँ पर देते हैं फिर इनको। जिसकी वजह से अगर ये इतना ही होता, अगर ये इतना ही बढ़िया होता, तो महात्मा गांधी ने जो एक बात कही थी, फटाफट मैं पहले एक बताता हूँ। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, आपको पता होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि ग्राउंड लेवल से पावर जानी चाहिए। उन्होंने एक एग्जांपल यूज करा था, एक एनेक्डोट, जो कि आपको एथिक्स में लिखना पड़ेगा, ये प्लांट का या एक पॉट का। उन्होंने बोला था पानी ना कभी भी ऊपर से मत डालो, हमेशा पानी यहां से डालो इसके, क्योंकि यहां डाला हुआ पानी ना ऑटोमेटिकली इस लकड़ी को भी जिंदा रखेगा, इन पत्तों को भी जिंदा रखेगा, इन फूलों को भी जिंदा रखेगा, और जो भी इस पे फल वगैरह होंगे उनको भी जिंदा रखेगा। ऊपर से डालोगे तो रूट तक पहुंचेगा, गारंटी नहीं है, लेकिन रूट पे डालोगे तो रूट मजबूत बनेगी ना, तो ओवरऑल पौधा मजबूत बनेगा। इनका कहने का मतलब था, हमेशा वो कहते थे ना गांधी जी, कि
कंट्री के रूट सिस्टम को, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब ग्राउंड लेवल पे पावर पहले दो, पंचायत को क्या कहते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। लेकिन एक बात बताओ, चलो गांधी जी का ये सपना 1992 में आ गया, रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज, ये कहाँ गया? ये कहाँ गया? इनके लिए कानून बनाने वाला घर कहाँ गया? ऐसा हमने क्यों नहीं कर रखा है? ये कहाँ गया? जब इसके पास है, इसके पास है, इसके पास क्यों नहीं है? तो इस अधूरी बात को सोचना ज़रा, मुझे बताना, और डोंट वरी मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ये आपको लक्ष्मीकांत या कहीं पर भी मिलने नहीं वाला। वैसे एक बात बताओ, सोचने वाली बात है कि नहीं? कितनी गंभीर बताओ। क्या हमें, आप बताओ तो मुझे ज़रा, क्या अब हम इसको प्रॉपर तरीके से थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं? भैया गवर्नमेंट का मतलब तो ये होता है मैं हूँ एग्जीक्यूटिव, मैं एग्जीक्यूट करूँगा पॉलिसीज़ को। अब आप कहोगे ये ना सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ही कर देते होंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से जो विधानसभा से कानून बनकर आ गए होते हैं ये वही कर देते होंगे। ठीक है भाई, मान लिया। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी विधानसभा विधान परिषद छीन लो, जो पार्लियामेंट बना रहा है वही सेंट्रल गवर्नमेंट लागू कर देंगे अपने अपने राज्य में, और वही पंचायतों से करवा लेंगे, और म्यूनसिपैलिटी से करवा लेंगे, महानगर निगम से करवा लेंगे, नगर पालिका से करवा लेंगे। दोगलाबाजी तो मत करो ना कम से कम। नहीं जी, उधर वहां जरूरत नहीं पड़ती इतनी ज्यादा, तो ठीक है फिर विधानसभा और विधान परिषद भी हटा दो ना, लोकसभा राज्यसभा काफी है, मोर देन इनफ है। एमपी की सीटें बढ़ा दो, सांसद कर दो 5000, 3000 लोकसभा में डाल दो, 2000 राज्यसभा में डाल लो, सारे संभाल लेंगे देश को मिलके। ये विधानसभा विधायक का कंसेप्ट ही हटा दो ना, वो कानून बनाकर अपने राज्य में इंप्लीमेंट करे, बढ़िया। लोकसभा राज्यसभा पूरे देश में करवाए, वो बढ़िया। यहाँ पर कोई हाउस ही नहीं है इनको कि ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन आएंगे तुम इन्हें लागू करना, सिर्फ नाम के लिए हमने संविधान में छाप दिया, तुम्हें एक इमेज देने के लिए, रेपुटेशन देने के लिए, है तू घर का नौकर ही। 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट है, एक रमेश है, एक सुरेश है, एक सीता है, एक गीता है, हो तुम नौकरानी ही, लेकिन दिखाएंगे तुम्हें ऐसा कि तुम्हारी भी इस घर में कुछ इज्जत है। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देता है पंचायत को, रूरल लोकल गवर्नमेंट्स को, एक नए पार्ट को ऐड कर, ये हम सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आपको पता ही होना चाहिए अब तो, पार्ट 9, और एक नया शेड्यूल ऐड करा था, शेड्यूल 11। ठीक है। सिमिलरली 74th अमेंडमेंट एक्ट, जो 74th अमेंडमेंट एक्ट था, उसने म्यूनसिपैलिटीज़ को रिकॉग्निशन दी, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज, ULBs, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। नया पार्ट 9A, नया शेड्यूल 12, 17-18 पॉइंट्स को देख लेते हैं। पार्ट 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज प्रोवाइड करता है हर एक स्टेट के अंदर। पंचायत विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डोंट वरी, पूरा चैप्टर है हमारा, एक पूरा का पूरा चैप्टर है पंचायत का अलग और अर्बन लोकल बॉडीज़ का अलग, हम सब पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है। पार्ट 9A 3 टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ प्रोवाइड करता है हर एक स्टेट के अंदर। एक का नाम होता है नगर पंचायत, हर एक ट्रांजिशनल एरिया के लिए। ट्रांजिशनल एरिया मतलब वही जहाँ गांव शहर का मिलन होता है। म्यूनिसिपल काउंसिल फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस फॉर लार्जर अर्बन एरियाज। ठीक है। जैसे दिल्ली में मयूर जानते हो ना, MCD के चुनाव होते हैं, तो अर्बन लोकल बॉडी है वो। अब देख रहे हो इलेक्शन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं दिल्ली में। जैसे मयूर आप जानते होगे, स्टेट गवर्नमेंट अलग है और ये जो MCD के इलेक्शन जो हैं वहाँ पर अलग है चलाने वाली बॉडी, है ना। अलग अलग सरकारें हैं, पार्टीज अलग अलग, सॉरी, है ना। आम आदमी पार्टी वहाँ और BJP यहाँ पर। लेकिन फिर इनको हाउस क्यों नहीं दे रखा? मेरा पॉइंट यही है, ये आप सोचकर मुझे बताना और हम इसको कवर करेंगे आने वाले क्लासेस के अंदर। ठीक है। नया शेड्यूल ऐड करा गया था, ये सारी बातें आपको क्लियर है। कुछ डाउट इसमें किसी को बता दो, कुछ भी पूछना है इस पॉइंट में या इस पॉइंट में, इमरजेंसी में और उसमें, जल्दी बताओ। हाँ के ना। बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, ये भी हम कर चुके हैं। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसलिए मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था कि ये सारे अमेंडमेंट एक्ट याद करके बैठ जाना वर्ड टू वर्ड। ठीक है। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में जो आया, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, प्रोटेक्शन दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। इस कंटेक्स्ट के अंदर 3 चेंजेस करे गए, ये हम पढ़ चुके हैं। वैसे अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हो
ये आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 के अंदर इसे रखा गया है। नया डीपीएसपी ऐड करा गया इसके लिए, हम पढ़ चुके हैं डीपीएसपी क्या होते हैं, कि आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करवा सकते हो, आर्टिकल 43B। और नया पार्ट डाला गया पार्ट 9B कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको बोला गया द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आर्टिकल मैंने बताया था इसके लिए, याद है वही 243ZH टू 243ZT, ठीक है। जो नया पार्ट था 9B जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जिक्र है, यहाँ पर बड़ी सारी प्रोविजंस इस तरीके से डाली गई ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे देश में जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया, अमेंडमेंट एक्ट आया 97 2011 में, तो यहाँ पर ये एक प्रक्रिया डाली गई कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ देश में इस तरीके से फंक्शन करें कि उनकी प्रक्रिया डेमोक्रेटिक हो, प्रोफेशनल हो, ऑटोनॉमस हो और इकोनॉमिकली साउंड मैनर हो, यानी कि मतलब फ़ायदा होना चाहिए उसका सब में, और एक डिसिप्लिन मैनर के साथ वो काम करे। होती क्या है, देखो अभी तक मैंने आपको ये राज अभी तक छुपा कर रखा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली होती क्या है। ये हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 3 के अंदर, मेंस के अंदर, इसको मैं पूरा करवाऊंगा। मेंस क्या, जो मटेरियल है विजन का, वैल्यूएटेड मटेरियल और ओलियाइज का, हम लोग वहाँ से प्रॉपर तरीके से करेंगे और कुछ अदर सोर्सेज भी देखेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट को इस एक्ट ने, 97 अमेंडमेंट एक्ट ने और इस प्रोविजन ने पार्लियामेंट को एम्पावर करा था कि वो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कोई भी तरीके का बदलाव या उनके अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस लाने के लिए एक एप्रोप्रिएट लॉ बना सकते हैं। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। इट एम्पावर्ड द पार्लियामेंट, इस अमेंडमेंट एक्ट ने, किसकी बात चल रही है, 97, ठीक है। इस 97 अमेंडमेंट एक्ट ने, ये लाइन आ सकती है, पार्लियामेंट को एम्पावर करा था कि जहाँ पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका ब्रांड, उसका नाम अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, तो या फिर एक ही राज्य में भी है अगर, तो स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं और पार्लियामेंट जो है, ठीक है, पार्लियामेंट कब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी तब लॉ बना सकता है, और स्टेट लेजिस्लेचर जब अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी तब लॉ बना सकता है। बात समझ में आ गई? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझो प्लीज़ इस बात को, इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबर कट सकते हैं आपके, स्टेटमेंट एज इट इज़ उठाकर कॉपी पेस्ट कर आ सकती है। इस अमेंडमेंट एक्ट ने, 97 अमेंडमेंट एक्ट ने, इस नए पार्ट ने, पार्ट 9B ने, इन नए आर्टिकल्स ने, इस नए सारी चीज़ों ने, डीपीएसपी वगैरह ने, आर्टिकल 19 में जो नया ये क्लॉज डाला गया, इस सारी चीज़ों में जब कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र करा गया, अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था तो उसमें ना 2 संस्थाओं को पावर दे दी हमने। पार्लियामेंट को पावर दे दी कि तुम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर कानून बना सकते हो। सिमिलरली हमने स्टेट लेजिस्लेचर्स को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, विधानसभा को पावर दे दी कि तुम भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की रेगुलेशन के लिए कानून बना सकते हो। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, मैं वो कंडीशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। कंडीशन कब, पार्लियामेंट कब बना सकता है, जब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कंसेप्ट हो। कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो उसका नेचर है कि डैट इज ऑफ द नेचर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सिर्फ अभी इस वर्ड को सुन लो, वो एक उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रेजेंस एक से ज़्यादा स्टेट में है, एक से ज़्यादा स्टेट में, तब पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून बना सकता है। क्योंकि भैया वो पार्लियामेंट ये देखेगा ये ना फैली हुई है पूरे हिंदुस्तान में, इधर एक इसकी ब्रांच है, गुजरात में है कि यहाँ पर एक, वहाँ पर एक, ऐसे कुछ भी मान लो। जैसे अमूल को मान लो, अमूल भी एक डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट थी, मैं पढ़ाऊंगा पोस्ट इंडिपेंडेंस में। जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन आया था उस टाइम पर हमारे देश में, जब ये अमूल की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में डेवलप हो रहा था, कौन लाया था व्हाइट रेवोल्यूशन का? हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? नाम सुने? वेरी गुड, वेरी गुड। हर साल जब इनका बर्थडे होता है, मदर डेयरी वाले एक दिन पैकेट पे इनकी फोटो भी डालते हैं। अगर आप में से कोई मदर डेयरी का थैली मंगवाता है, अमूल पे भी शायद से आती होगी, है ना, अमूल पे भी आता है। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब एक मुझे एक बार बताओ, क्या मदर डेयरी या जितना अमूल की बात करते हैं, अमूल ना एक आनंद शहर से, आनंद है गुजरात के अंदर एक टाउन है, वहाँ से एक डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट चली थी व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से, वर्गीस कुरियन ने वो दिया था। उसके बाद हमारी इंडिया ना इस मूवमेंट के बाद लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गई थी। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दूध यहीं प्रोड्यूस होता है। आयरनी ये सबसे ज़्यादा महंगा भी यहीं है, ठीक है। हम लोग बहुत एक्सपोर्ट करते हैं दूध, ये नहीं कि मतलब मिड डे मील्स के वगैरह में तुम डालते हो, लेकिन यार अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा देश में प्रोड्यूस होती है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर महंगी भी वही है। हमारा देश ऐसा ही है, तारीफ के काबिल, टोंट वाइज, ठीक है। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जब ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जब प्रेजेंस हो तो उसके ऊपर पार्लियामेंट कानून बना सकता है। और इसके अलावा कोई भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ऑब्वियसली बात है वो लोकल लेवल पे एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, तो उसके ऊपर विधानसभा कानून बना सकता है, ठीक है। दोस्तों हमने काफ़ी टाइम लगाकर
सारे के सारे सेलिएंट फीचर्स को प्रीलिम्स के लिहाज से, मेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करा। अब जो ये सेलिएंट फीचर्स हैं इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे ये इसके बस एक मैं दिखा देता हूँ आपको क्रिटिसिज्म, ये कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिसिज्म क्या है, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म, क्योंकि एंड वाले पार्ट्स पे सारी टेबल सब कुछ हम कर ही चुके हैं। आपको ये लर्न भी मैं करवा चुका हूँ, ये जितना ये कुछ भी था, ये सारे पार्ट, सारे स्केड्यूल वगैरह सारे मैंने बैक से अमेंडमेंट दिखा दिए, कौन सी कंट्री से हमने क्या क्या बोरो करा था। इस चैप्टर को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।